हे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो लोग बार बार मेरे से पूछते हैं। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो किसी भी तरह का, चाहे वो प्रिंट ऑन डिमांड है, ड्रॉप शिपिंग है या मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हो, लोग बार बार पूछते हैं कि यार हमें कंपनी खोलनी है या नहीं खोलनी, क्या हम सिर्फ अपने नाम पे बिजनेस कर सकते हैं, टैक्सेस कैसे काम करेंगे, या जीएसटी कैसे काम करेगा, या क्या अप्रोच है जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे 4 चीज़ें शेयर करूँगा। पहली चीज़ हो जाएगी कंपनी स्ट्रक्चर्स, कि कंपनी स्ट्रक्चर या ओवरऑल बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। पहला हो जाएगा बिजनेस स्ट्रक्चर। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं ई कॉमर्स बिजनेसेस में या किसी भी और बिजनेस में। तीसरा मैं आपको बताऊंगा जीएसटी क्या है, कैसे काम करता है, आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, जीएसटी नंबर चाहिए या ना चाहिए, नहीं चाहिए। चौथा मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या अप्रोच आपको रेकमेंड करता हूँ अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या सोच रहे हो या ऑलरेडी कर चुके हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, अगर मान लो आप एक 18 प्लस इंडिविजुअल हो, आपके पास एक पैन कार्ड होता है, तो बिजनेस करने के लिए एक पैन कार्ड की ज़रूरत तो है ही। अगर आप 18 साल से छोटे हो तो आपको अपने लीगली एक गार्जियन के अंडर बिजनेस करना पड़ेगा, जो आपके पेरेंट्स, कजन्स हो सकते हैं जो 18 प्लस हैं, जो लीगली पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हाँ 18 प्लस इंसान है, तो उस केस में आपको एक गार्जियन के अंडर काम करना पड़ेगा। अगर आप 18 प्लस हो, आपके पास पैन कार्ड है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि यार अगर उस केस में मेरा सेविंग्स अकाउंट होगा और मैं अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हाँ सेविंग्स अकाउंट अगर आपके पास है, अगर आप अपने नाम पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आप फेसबुक एड्स के लिए भी पे कर सकते हो, आप सप्लायर्स को भी पे कर सकते हो, आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा भी शुरू शुरू में ले सकते हो। आइडियल अप्रोच नहीं है बट कर सकते हो शुरू शुरू में। ठीक, अब आप मेरे से पूछोगे कि आइडियल अप्रोच क्या है। मैं बताता हूँ। देखो, आइडियल अप्रोच ये है कि आपको ना एक जीएसटी नंबर की ज़रूरत है। देखो, लीगली ना जीएसटी नंबर लीगली ज़रूरी नहीं होता। आप बिना जीएसटी नंबर के ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड ज़रूर है। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करोगे ना, 30 हमने ये बहुत केसेस में देखा है और सुना है कि 30 से 40 दिन के अंदर अंदर फेसबुक केवाईसी मांगता है एड अकाउंट्स पे। और केवाईसी में आपसे वो जीएसटी नंबर मांगता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो मांगता है कि भाई बिजनेस को वेरीफाई करो कि तुम एक रियल एंटिटी हो, लीगल एंटिटी हो। जीएसटी नंबर अगर आप नहीं देते हो तो उस केस में कई बार फेसबुक एड अकाउंट वगैरह बैन कर देता है। तो लीगली ज़रूरी नहीं है जीएसटी, लेकिन रेकमेंडेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस करने में ना दिक्कत आती है इंडिया में बिना जीएसटी के। तो रेकमेंडेड ज़रूर है वो आपके लिए, और उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। डेफिनेटली वो आपको आपका सीए बता सकता है। तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, बट रेकमेंडेड है जीएसटी नंबर होना फॉर श्योर। ठीक, अब आ जाते हैं जो मैं बिजनेस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अब मान लो आप जीएसटी नंबर लेने जाते हो। अगर आप जीएसटी नंबर लेने जाते हो ना, इससे हम आ जाते हैं दूसरे बिजनेस स्ट्रक्चर या कंपनी स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्रोप्राइटरशिप। सेल्फ प्रोप्राइटरशिप जैसे नाम बोलता है कि इंसान खुद सेल्फ ही प्रोप्राइटर है, मतलब बिजनेस ओनर है। तो सेल्फ प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी एंटिटी है जो हो आप ही, मतलब उस केस में बिजनेस आप अपने नाम पे ही कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस जीएसटी सर्टिफिकेट में आपका एक जीएसटी नंबर होता है, और वहां पे आप एक ट्रेड नेम सेट कर सकते हो। ट्रेड नेम होता है कि आप बिजनेस किस नाम पे करना चाहते हो। जैसे आपने गेमिंग में देखा होगा ना कि यूजली लोग अपने रियल नेम्स नहीं बताते, जैसे कैरी मिनाटी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दैट इज हिज एलियस, या वो जो एक ट्रेड नेम मान लो यूज़ करते हैं कैरी मिनाटी, रियल नेम है समथिंग एल्स। ऐसी जैसे गेमिंग में होता है, ऐसे ही आप बिजनेस कर रहे हो, मान लो आपका नाम राहुल श्रीवास्तव है। अब आप राहुल श्रीवास्तव जब आप पेमेंट गेटवे पे रजिस्टर कर रहे हो, तो अब राहुल श्रीवास्तव एक बिजनेस नेम थोड़ी ना दोगे, क्योंकि कल को राहुल श्रीवास्तव एंटिटी से आप अलग अलग स्टोर्स चलाओगे, तो वाई वुड यू शो योर नेम। तो आइडियली रिकमेंडेड होता है ट्रेड नेम रख लो, जैसे रिलेंटलेस प्रोडक्शंस या रिलेंटलेस सर्विसेज या मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। मैं रैंडम नाम ले रहा हूँ, किताबें पढ़ी हैं सामने। तो एक ट्रेड नेम सेट हो जाता है जब आप एक सेल्फ प्रोप्राइटरशिप खोलते हो। ये एक कंपनी ही होती है। सेल्फ प्रोप्राइटरशिप एक कंपनी है जहाँ पे आप एक तरह से बोल रहे हो कि आई एम द कंपनी, मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैं लीगली काम कर रहा हूँ, मेरे पास जीएसटी नंबर है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़, जीएसटी नंबर मिल गया। दूसरा, अब आप लीगली आराम से बिजनेस करो। पहले भी देखो, एज एन इंडिविजुअल भी लीगली बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेकमेंडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स आते हैं उसमें। और टैक्सेशन, इनकम टैक्स फाइलिंग, इन सब चीज़ों में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो रेकमेंडेड है कि सेल्फ प्रोप्राइटरशिप तो होना ही चाहिए मिनिमम। ठीक, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो, मेरा मतलब यू आर द सोल ओनर, सोल प्रोप्राइटर, या मतलब बिजनेस अकेले कर रहे हो, पार्टनर्स नहीं है। पार्टनर्स है तो आगे बात करता हूँ, अभी बताता हूँ आगे। बट एनीवे, इसका बेनिफिट क्या है, जीएसटी नंबर मिल चुका है। जीएसटी होने के अपने में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
तीसरा, अब आप अपना एक करंट अकाउंट खोल सकते हो, आपकी कंपनी खुल चुकी है एक तरह से, अब आप अपने बैंक में जाके करंट अकाउंट खोल सकते हो। एक सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट कंपनीज का खुलता है, तो आप एज अ प्रोप्राइटर, सेल्फ प्रोप्राइटर, करंट अकाउंट भी खुल सकता है। आप अपनी कंपनी के नाम पे आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो, तो हर चीज़ अब आपकी कंपनी के नाम पे होगी, मतलब उस एंटिटी के नाम पे होंगी जो हो आप ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंटिटी अब आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं LLP पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, LLP रिकमेंडेड तब है अगर आप एक से ज़्यादा लोग हो, मतलब मिनिमम 2 लोग हैं और 2 लोग डिसाइड करेंगे हम पार्टनरशिप में आके काम करेंगे, तो उस केस में लोग LLP, एक कंपनी स्ट्रक्चर है, LLP स्टार्ट कर लेते हैं। तो उस केस में आप LLP खोल सकते हो। ठीक है, और चौथा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अगेन आपको एक से ज़्यादा लोग चाहिए, मिनिमम 2 लोग चाहिए, आप साथ में आके कंपनी खोलते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेकमेंडेड तब है अगर आपको इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है, आगे आप फंडिंग वगैरह का सोच रहे हो। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूजली रेकमेंड करते हैं कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जाइए। तो चलो, अब हमने बात कर ली कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में, अब बात करते हैं टैक्सेस के बारे में कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक बेसिक फंडा समझ जाओ, आपको टैक्स देना होता है अपने प्रॉफिट पे। जो आपने प्रॉफिट कमाया, गवर्नमेंट आपसे उस पर टैक्स मांगती है। अगर आप लॉस में हो, ठीक है, और आप एक्चुअली में लॉस में हो, आपके आपके पास नंबर्स हैं प्रूव करने के लिए, जो भी आपके अकाउंट में पैसा आया गया, एक्सपेंसेस हुए, बिजनेस से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तुम स्विगी जोमेटो से मंगा रहे हो, तुमने उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस डाल दिया, नहीं, रियल बिजनेस एक्सपेंस जो होते हैं, जो यूजली एक सीए बनाता है। तो अगर आप लॉस में हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब गवर्नमेंट पागल तो नहीं है ना, गवर्नमेंट बोलेगी भाई तुम वैसी लॉस में, मैं तुमसे क्या टैक्स लूँ, राइट? तो लेकिन अगर तुम प्रॉफिट में हो, जो कि होना चाहिए, तो उस केस में अलग अलग ना टैक्स स्लैब आ जाते हैं। अब देखो, अगर तुम एज एन इंडिविजुअल कर रहे हो, तुमने जीएसटी नंबर नहीं लिया, या तुम्हारे पास सेल्फ प्रोप्राइटरशिप है, तो मतलब जीएसटी नंबर है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तुम्हारा ईयरली, तुम्हारा जो साल का प्रॉफिट है, वो अगर 2.5 लाख से कम है, तो तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट बोलती है वैसे ही गरीब आदमी है कि वैसे ही ठीक ठाक ही कमा रहा है, मैं इससे क्या टैक्स लूँ। तो गवर्नमेंट आपको 2.5 लाख साल के प्रॉफिट तक कोई उंगलबाजी नहीं करती है, कोई तंग नहीं करती है आपसे, गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट उसमें नहीं मांगती है। ठीक है, अगर तुम्हारा ईयरली प्रॉफिट 2.5 लाख से 5 लाख तक है, तो गवर्नमेंट बोलती है मुझे 5% प्रॉफिट दो, एग्जाम्पल, सॉरी 5% टैक्स दो। तो एग्जाम्पल मान लो तुमने 5 लाख का प्रॉफिट किया, तो 5 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट है और 5 लाख का तुमने 5% निकाला, जो कि शायद 25,000 होता है, जितना भी होता है, तुम उतना जो वो है वो आगे पे करोगे। अब देखो भाई, ज़रा निकाल भी लेते हैं। अब तुमने 5 लाख का रेवेन्यू किया और तुमने दे दिया 25,000 का प्रॉफिट, मैथ्स बुरी नहीं है मेरी, तो 25,000 का तुमने टैक्स वहाँ पे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ 25,000 का प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी तो प्रॉफिट शेयर ही तो ले रही है आपसे, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो आपने उतना गवर्नमेंट को दे दिया टैक्स। अब मान लो तुम्हारा जो ईयरली प्रॉफिट है वो 5 लाख से 10 लाख है, तो गवर्नमेंट बोलती है मुझे 20% टैक्स दो प्रॉफिट पे। और अगर तुम्हारा ईयरली प्रॉफिट 10 लाख से ज़्यादा है, ईयरली प्रॉफिट 10 लाख से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट बोलती है मुझे 30% टैक्स दो। अब क्या होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, उनका काम होता है कि वो कैसे आपके एक्सपेंसेस, कैसे आपके नंबर्स को ऑप्टिमाइज करें, या कैसे आपके टैक्सेस फाइल करें लीगल तरीकों से, जिससे आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। वो आपको एक सीए ही समझाएगा। बहुत सारे लीगल वेज होते हैं जिससे आपके सीएज आपको टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे आप टैक्सेस सेव कर पाओ एथिकली। तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी हेल्प कर सकता है। तो टैक्सेस ऐसे काम करते हैं इन केस ऑफ, अगर आप एक इंडिविजुअल या एक प्रोप्राइटर की तरह, यानी जीएसटी नंबर आपके पास है, वैसे काम कर रहे हो। अब आ जाते हैं एलएलपी पार्टनरशिप में। अगर आपके पास एलएलपी पार्टनरशिप फर्म आप खोल लेते हो, तो उस केस में गवर्नमेंट आपसे फ्लैट 30% टैक्स लेती है, रिगार्डलेस आपका कितना प्रॉफिट था। गवर्नमेंट बोलती है मुझे 30% टैक्स चाहिए तुम्हारे प्रॉफिट पे। ठीक है, और थोड़ा और टेक्निकल चाहें तो वो सरचार्ज और सेस करके भी कुछ चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, ये आपको एक आपका सीए बेटर समझा पाएगा। तो एलएलपी में 30% फ्लैट होता है। अब आ जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे आपको फ्लैट 25% टैक्स देना होता है आपके प्रॉफिट पे। तो जो भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट रहा, आपने उसका 25% फ्लैट उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल टैक्सेस अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो वो ऐसे काम करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर तुमने साल में 20 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू किया है, मान लो सर्विसेज बेच के, और अगर तुमने 40 लाख से ज़्यादा साल का रेवेन्यू किया है गुड्स बेच के, जो ई कॉमर्स में भी आ जाता है, तो तुम्हें मैंडेटरी है कि भाई तुम जीएसटी चार्ज करोगे और तुम जीएसटी पे भी करोगे। ठीक है,
कितना जीएसटी वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ या प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे अगर मैं मान लो किसी कपड़े वाले से मैं फैब्रिक खरीद रहा हूँ, तो उस पे ना मुझे उसको 5% जीएसटी देना होता है। अगर मैं आगे एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, यू नो आई एम सेलिंग अ गुड लाइक अ टी शर्ट, तो मैं उस पर 18% आगे चार्ज करता हूँ, राइट। तो अलग अलग प्रोडक्ट का जो जीएसटी रेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, अगर 20 लाख से ज़्यादा तुम सर्विस कर रहे हो रेवेन्यू साल का, और 40 लाख से ज़्यादा गुड्स, ये मैंडेटरी है। जैसे इनकम टैक्स देना मैंडेटरी है, ऐसी जीएसटी चार्ज करना और डिपॉजिट करना आपके लिए वो भी मैंडेटरी है, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। अब सवाल ये होता है कि यार ये जीएसटी का फंडा काम कैसे करता है। तो देखो, फंडा क्या है, जीएसटी काम कैसे करता है, ये पैसा जाता कैसे है, ये समझाने के लिए मैंने एक शीट बनाई है। मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, उससे तुम्हें ना जीएसटी का मोटा माटी समझ आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है। तो चलो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो चलो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि तुम्हें जीएसटी कब देना है कब नहीं देना, इसका फंडा क्या है। 3 अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा। मान लो तुमने 100 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीदा और तुमने उस पर 18% का जीएसटी दिया जिससे तुम खरीद रहे हो उसको। और याद रखना, अगर तुम्हें ये बेनिफिट लेना है जीएसटी का, जो तुम 18% दे रहे हो ना किसी प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा, तुम्हें वो कहीं ना इनपुट मिल सकता है। उसके लिए जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो सारा जो भी तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो जाएगा, क्योंकि वो सामने वाला बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो तो जीएसटी चार्ज तुम्हें करेगा ही। एक जीएसटी नंबर होने का ये भी बेनिफिट हो जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हें उसका बेनिफिट मिल जाता है, वो जो तुम 18% एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो मान लो 100 रुपये का कोई पेन था जो तुम खरीद रहे थे, बंदे ने बोला ठीक है यार ये 100 रुपये प्लस जीएसटी का मैं तेरे को दे दूंगा। उसने तुमसे 100 रुपये प्लस 18% मतलब 18 रुपये चार्ज कर लिया, ठीक है। और तुमने बोला यार इस पेन को मैं बेचूंगा 200 रुपये का, और तुमने अपने कस्टमर से भी 18% जीएसटी चार्ज किया, तो तुमने अपने कस्टमर से 36 रुपये चार्ज कर लिया, ओके। एड्स में तुमने पे किया 50 रुपये, और तुमने एड्स पे भी फेसबुक को या गूगल को भी 18% जीएसटी पे किया। ये ऑटोमेटिकली तुम्हें पे करना पड़ेगा, तुम्हारे कार्ड से कट जाएंगे, तुम्हारा जो भी पेमेंट मेथड है ना उससे कट जाया करेगा अपने आप। तो तुमने एक्चुअली में 59 रुपीज़ पे किया, 50 प्लस 18% और 50 9 रुपये तुमने पे किया। तो अब तुम्हारा नेट जीएसटी क्या है, नेट जीएसटी हो गया कि तुम्हें मिला कितना माइनस तुमने पे कितना किया। तो तुम्हें मिला कितना जीएसटी, देखो तुम्हें 36 रुपये जीएसटी मिला, ओके। और तुमने 9 रुपये फेसबुक को एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया, और तुमने 18 रुपये अपने सप्लायर को पे किया। तो देखा जाए तो E2 माइनस G2 माइनस C2 मतलब जितना तुम्हें मिला माइनस जितना तुमने दिया, 9 रुपये। तो 9 रुपये ना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, गवर्नमेंट बोलती है 9 रुपये तो मुझे पे कर दो। अब और फिर क्या होता है, गवर्नमेंट का एक जीएसटी पोर्टल है जहाँ पे जाके आपको पे करना होता है, एक चालान जनरेट होता है, और वो आपको ये जीएसटी पे करना होता है, अलग से जाके पेमेंट करते हो आप, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जैसे भी। आपका सीए आपकी इस चीज़ में मदद कर सकता है। इनफैक्ट एंड में ना मैं कुछ सीए रेकमेंड भी कर दूंगा आपको, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो तुमने 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे ना तुम्हारी एड कॉस्ट 50 की जगह 100 हो गई। तो तुमने फेसबुक को भी ज़्यादा जीएसटी पे किया, 100 रुपये पे 18 रुपये पे किया। तो यहाँ ना टेक्निकली रिसीव्ड हुआ 36 -18 हुआ 0। तो ना तुमने मतलब तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तुम बिल्कुल जीरो पे हो, कुछ एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं है, ना दिया है ना लिया है। तो गवर्नमेंट इस केस में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती कि भाई क्या लूँ मैं तुमसे, ठीक है। तीसरा आ जाता है एग्जाम्पल, जहाँ पे मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट कॉस्ट था 100, और सेलिंग सब कुछ सेम है, लेकिन एड्स में तुमने 150 रुपये स्पेंड कर दिया है, 27 रुपीज़ तुमने जीएसटी पे कर दिया। तो यहाँ पे रिसीव्ड माइनस जो तुमने पे किया है वो आ गया -9। इस केस में ना तुमने अपनी जेब से 9 रुपये ज़्यादा दे रखे हैं, ठीक है, तुमने 9 रुपये ज़्यादा दे रखे हैं। अब गवर्नमेंट इस केस में ना तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, गवर्नमेंट बोलती है यार तूने ऑलरेडी 9 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, और गवर्नमेंट को वो 9 रुपये मिल जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। 36 तुम्हें मिले, मान लो ये 27 और ये 18, ठीक है। तो तुमने इनको जीएसटी दिया है ना, तो ये लोग भी जो एक्स्ट्रा इन्होंने तुमसे लिया है ये लोग भी तो गवर्नमेंट को देते हैं। तो टेक्निकली वो जो 9 रुपये थे ना, वो मान लो तुम्हारे इनमें से एक बंदे ने 9 रुपये गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे रखे हैं, तो गवर्नमेंट को ये पता है। वहीं पे ना ये जीएसटी नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जब तुम नोट करोगे, जब भी तुम कोई बिल बनवाओगे, तो तुम्हारा जो सप्लायर है या जिससे तुम सर्विस ले रहे हो या प्रोडक्ट ले रहे हो, वो तुम्हारा जीएसटी नंबर लिख के इनवॉइस देता है। तो यहाँ से गवर्नमेंट सारी ट्रैकिंग व्रैकिंग करती है। जब तुम जीएसटी फाइल करते हो तो वो सारी ट्रैकिंग वगैरह हो जाती है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे पास तुम्हारा 9 रुपये उधारी रही, मतलब कि यू हैव पेड 9 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन जीएसटी विच विल स्टे विद द गवर्नमेंट एज जीएसटी क्रेडिट फ्रॉम यू। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट को तुमने 9 रुपये क्रेडिट दे दिया, मतलब उधारी दे दी इन सिंपल टर्म्स। अब क्या होगा, अब मान लो तुम अभी तो चलो तुमने 9 रुपये उधारी दे दी थी, अब मान लो तुमने अगली बार तुम्हें अब तुम्हारा गवर्नमेंट को 9 रुपये देना बन गया। अब तुम्हारा सी क्या करेगा, अब तुम्हें ना नील जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि 9 रुपये तुम्हारे ऑलरेडी जीएसटी वॉलेट में पड़े थे।
अब 9 रुपये तुम्हारा देना बना, तो अब तुम्हें नहीं देना, समझ रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है यार 9 रुपये इसने ऑलरेडी मुझे उधारी दे रखी है, तो अब मैं क्या लूँ इससे, तो बैलेंस हो जाता है वो। तो उस केस में यू डोंट हैव टू पे एनी जीएसटी। तो ये ऐसे फंडा बुरा काम करता है। अगर तुम सोच रहे हो कि अगर मैंने जीएसटी ज़्यादा दे दिया, क्रेडिट दे दिया, फिर मेरे को क्या वापस आएगा, नहीं, वापस नहीं आता है, वो एडजस्ट ही होता है। मतलब अगली बार जब तुम्हारा जीएसटी देना बना तो वो उससे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जीएसटी का फंडा ना ऐसे काम करता है। आई होप तुम्हें समझ आया। मैं इस शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब देखो, मान लो तुम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या इंटरनेशनल पीओडी कर रहे हो, ठीक है, तो ये ना मर्चेंट ट्रेडिंग के अंडर आता है। एक टेक्निकल टर्म है मर्चेंट ट्रेडिंग, मतलब जीएसटी के फैमिली में ये मर्चेंट ट्रेडिंग के अंडर काउंट होता है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि जब तुम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ना कोई प्रोडक्ट इंडिया में आया, ना कोई प्रोडक्ट इंडिया से गया, तो इंडिया में तो कोई बिजनेस हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे ना जो भी तुम जीएसटी पे कर रहे हो ये बिजनेस करने के लिए, तुम्हें ना उस पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो तुम यूएस में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा बाहर से ही चाइनीज सप्लायर शिप कर रहा है तुम्हारे कस्टमर को, तुम पेपैल से पैसा मंगा रहे हो और अपने सप्लायर को तुम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे कर देते हो, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि ठीक है भाई, मैंने एक तो पेपैल की फ़ीस पे जीएसटी जाता है। मतलब अगर मान लो तुमने पेपैल पे कुछ $100 की चीज़ बेची, तो पेपैल ना तुमसे उस पे कुछ 4.5-5 डॉलर तुमसे फ़ीस लेता है, ठीक है। 5.5 समथिंग डॉलर वो जो फीस है पेपैल की, उस पे पेपैल 18% चार्ज करता है। मतलब उस $5 पे ऑलमोस्ट $1 तुमसे पेपैल जीएसटी चार्ज करता है, ओके। तो अब तुम बोलोगे यार मैं पेपैल को भी जीएसटी दे रहा हूँ, जितना भी अमाउंट है दे तो रहा हूँ, तो मेरे को तो इस पे भी इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर तुम बोलोगे कि फेसबुक में जब मैं स्पेंडिंग कर रहा हूँ, मैं फेसबुक को भी 18% जीएसटी दे रहा हूँ, मुझे उस पर इनपुट मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि तुम्हें इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इंडिया में बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, ना कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, ना कोई जा रहा है। तो गवर्नमेंट ना इस पे इनपुट का, तुम इस पे इनपुट क्रेडिट जीएसटी का क्लेम नहीं कर सकते, ठीक। फिर तुम बोलोगे कोई नहीं, मैं बेकार में 18% जीएसटी फेसबुक को क्यों दे रहा हूँ फिर, मतलब 100 रुपये का स्पेंड करता हूँ, 118 का बिल कट जाता है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूएस डॉलर्स का एड अकाउंट बना लेता हूँ। बड़े स्मार्ट हो। गवर्नमेंट ने फिर क्या बोला, अगर तुम फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हो किसी फॉरेन एंटिटी को, मान लो तुम फेसबुक को यूएस डॉलर्स में पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है वहां पे ठीक है, तूने $20 पे कर दिया, तेरा क्रेडिट कार्ड कन्वर्जन फीस, प्रोसेसिंग फीस तो एक्स्ट्रा कट ही रहा है, बट उसके ऊपर भी तू मुझे उस पैसे पे 18% जीएसटी अलग से पे करेगा। तो तुम वो जीएसटी ना बचा नहीं सकते। लीगली गवर्नमेंट बोलती है स्पेंडिंग इन यूएस डॉलर्स यू हैव टू पे 18% एक्स्ट्रा। और उसके ऊपर गवर्नमेंट को और मजे लेने, गवर्नमेंट बोलती है कि तुम्हें उस पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी भी मुझे देनी पड़ेगी। तो जो तुम 18% शांति से इंडियन करेंसी में स्पेंड करके जीएसटी पे कर रहे थे, अब तुम यूएस डॉलर में अगर स्पेंड करने का सोच रहे हो, यूएस डॉलर में स्पेंड कर सकते हो, काफ़ी क्रेडिट कार्ड अलाउ करते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेकिन अब तुम्हें 18% जीएसटी गवर्नमेंट को देना ही है उस पर। दूसरा, तुम 6% इक्वलाइजेशन लेवी भी पे करोगे। तीसरा, तुम क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग फीस बढ़ जाएगी, करेंसी कन्वर्जन फीस बढ़ जाएगी, वहां पे भी लॉस खाओगे। तो ये वाली गलती मत करना, इस चीज़ को याद रखना। एंड कमिंग बैक, मैंने तुम्हें बताया कि तुम इनपुट क्रेडिट इस जीएसटी पे नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट बोलेगी भाई तो तू उससे बाहर मेरा बिजनेस कर रहा क्या है, इंडिया में फायदा? बिजनेस हो नहीं रहा, तो मैं तेरे को बेनिफिट क्यों मुझे दूं, क्या मिल रहा तू है? मेरी मुझे इकोनॉमी के क्या लिए मिल क्या रहा कर है? रहा है, कोई ठीक है, क्योंकि तू इंडियन सिटीजन, इंडियन कस्टमर्स को तो सर्व कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको उस जीएसटी पे क्रेडिट नहीं देती। लेकिन साथ के साथ मान लो आप काम कर रहे हो इंडिया में, मान लो तुम इंडियन ई कॉम कर रहे हो, इंडियन पीओडी कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें जीएसटी का बेनिफिट मिल सकता है। तो तुमने मान लो फेसबुक इंडिया को पे किया 18%, अब तुम इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो, तुम्हारे पास आया भी तो पैसा, तुमने अपने कस्टमर से भी तो चार्ज किया 18%, तो तुम ले भी रहे हो जीएसटी, तुम जीएसटी दे भी रहे हो। तो जो मैंने शीट वाला एग्जाम्पल दिखाया था वो यहाँ पे बिल्कुल इट विल होल्ड ट्रू, वहाँ पे तुम्हें जीएसटी का बेनिफिट मिल सकता है। तो आइडियली एक इंडियन एंटिटी के साथ इंडियन ई कॉमर्स करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है लॉन्ग टर्म पे, ठीक। ये वाला फंडा तुम समझ जाओ। अब तुम बोलोगे कि चलो यार इंडियन ई कॉमर्स तो ठीक है, बट अगर मुझे इंटरनेशनल करना है तो मैं क्या करूं। तो ये है वो अप्रोच जो मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूं। देखो, अगर तुम इंडियन ई कॉमर्स, इंडियन पीओडी, ड्रॉप शिपिंग कुछ भी करने का सोच रहे हो, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम सेल्फ प्रोप्राइटरशिप एटलीस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, रेकमेंडेड है, ठीक है। बिना उसके भी चल जाएगा, लेकिन होना रेकमेंडेड है एटलीस्ट एक सेल्फ प्रोप्राइटरशिप, ओके। अगर तुम इंटरनेशनल कुछ करना चाह रहे हो, तो देखो यार अप्रोच रेकमेंड क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। तुम स्टार्ट करो एक इंडियन उससे, तुम इंडियन इंडिविजुअल नो इंडियन सेल्फ प्रोप्राइटरशिप से कम शुरू करो, जीएसटी नंबर के साथ ही शुरू करो, सस्ते में बन जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सी हेल्प कर देगा। मैं कुछ नीचे
लिंक्स भी डाल दूंगा जिनसे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक। पेड है बाय द वे, मैं अफिलिएटेड नहीं हूँ उनसे, मैं तुम्हारी मदद के लिए डाल रहा हूँ, तो अपने आप डील कर लेना, जो उनके खर्चा है जो अपने आप देख लेना, मैं बीच में नहीं हूँ, ओके। चलो वापस आते हैं। तो अगर तुम इंटरनेशनल कर रहे हो ना, तुम स्टार्ट करो इंडियन एटलीस्ट सेल्फ प्रोप्राइटरशिप से, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाओ, एटलीस्ट सेल्स लाना स्टार्ट कर दो। प्रॉफिट की प्रॉफिट हो जाए और ही अच्छी बात है, माइंडसेट है सर को, प्रॉफिट हो गया और ही अच्छी बात है, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं हो सकता है। मतलब कई बार 18% GST एक्स्ट्रा एड्स पे दे के भी तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो, अगर तुम इंटरनेशनल वाला काम कर रहे हो, निकल सकता है प्रॉफिट बिल्कुल, ओके। लेकिन ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम काफ़ी अच्छा खासा GST पे कर रहे हो, इनपुट तुम्हें मिल नहीं रहा है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि तुम स्टार्ट करो इंडियन उससे, कम से कम ब्रेक इवन हो जाओ, हल्का फुल्का प्रॉफिट या हल्का फुल्का लॉस भी होगा ना, तुम्हें बिजनेस को वैलिडेट करना है कि हाँ यार ये बिजनेस में दम है, ये चल रहा है, ये रेवेन्यू लाके मुझे दे रहा है। उसके बाद ना तुम्हें एक यूएस में, आइडियली अगर तुम यूएस में ही सेल्स कर रहे हो, तुम्हें यूएस में एक एंटिटी खोलनी है, एक LLC खोलनी है, एक सी कॉर्प खोलनी है, ये दो अलग अलग एंटिटी टाइप हैं। एंटिटी खोलने के लिए तुम फर्स्ट बेस डॉट आई ओ जैसी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। एक स्ट्राइप एटलिस्ट करके भी होती है, बट फर्स्ट बेस मैंने सुना है काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। तुम यूके में भी एक एंटिटी खुलवा सकते हो, यूनाइटेड किंगडम में, वो भी तुम कर सकते हो। $400 से $500 में तुम्हारी कंपनी खुल जाएगी, तुम्हें यूएस जाने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे वो तुम्हारा पासपोर्ट मांगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मतलब KYC वगैरह मांगेंगे, वो दो, तुम्हारी बाहर कंपनी खुल जाएगी। तुम्हें एक EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, वो मिल जाएगा। तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, और फिर उस EIN नंबर के थ्रू तुम बाहर एक स्ट्राइप पेमेंट गेटवे पे अकाउंट खोल सकते हो। तो अब तुम स्ट्राइप से पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। स्ट्राइप यूएस का आई थिंक सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है, पेपैल के साथ ही आता है। साथ में तुम एक वर्चुअल बैंक अकाउंट खोल सकते हो, मर्करी नाम का एक कंपनी है, मैं सारी लिंक्स नीचे डाल दूंगा, उससे ना तुम वर्चुअल बैंक अकाउंट खोल सकते हो। उसी बैंक अकाउंट में स्ट्राइप तुम्हें पैसे भेज दिया करेगा। तो उस कंपनी के नाम पे जो तुम बाहर खुलवा रहे हो, तुम्हारे पास स्ट्राइप भी आ गया, तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट भी आ गया, उस बैंक अकाउंट के थ्रू तुम्हें डेबिट कार्ड्स मिल जाएंगे, तुम वर्चुअल कार्ड्स भी बना सकते हो। फिर बाहर एंटिटी खोलने के ना बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं अगर तुम बाहर काम कर रहे हो। पहली चीज़, तुम्हें GST कुछ पे नहीं करना। अब तुम USD में स्पेंड करना चाहते हो, USD में फेसबुक को पे करो, तुम्हें कोई GST पे नहीं करना है। तुम्हारी करेंसी कन्वर्जन की कोई फीस नहीं कटेगी, क्योंकि अगर तुम इंडिया में इंटरनेशनल कर रहे हो, तुमने $20 की कोई चीज़ बेची, उस $20 पे पेपैल 4.4% प्लस 30 सेंट्स की फीस ले लेगा, फिर उस पर 18% GST लगाएगा, फिर करेंसी कन्वर्जन अपने हिसाब से करेगा, तो तुम ऑलरेडी काफ़ी पैसा लूज़ कर देते हो। दूसरा, जब तुम फेसबुक को पे कर रहे हो तो वहाँ पे 18% GST तुम पे कर रहे हो, और अगर USD में पे कर रहे हो, वो तो मैंने बताया दिया, 26% एक्चुअली ज़्यादा जाता है, 18 प्लस 6 इक्वलाइजेशन लेवी। तो बाहर कंपनी खोलने से तुम्हारे मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे यार, काफ़ी मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं। हमारी भी एक बाहर एंटिटी है, जैसे हम इंटरनेशनल POD वाला काम करते हैं, जो हमारा calvinross.com वाला स्टोर है, वो भी उसी कंपनी पे चलता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं यहाँ से। तो रेकमेंडेड अप्रोच है ये, इंडियन करना है तो इंडियन वाला करने के लिए नॉर्मल सेल्फ प्रोप्राइटरशिप से करो मिनिमम। US में करना है, स्टार्ट यहाँ से कर लो, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें एक कंपनी खोलनी चाहिए, LLC या सी कॉर्प। जो सर्विसेज तुम यूज़ कर सकते हो मैं नीचे डाल दूंगा, किसी CA की हेल्प चाहिए उनकी डिटेल भी डाल दूंगा, बात कर लेना। लेकिन रेकमेंडेड जो तुम्हारी अप्रोच है वो यही होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे मान लो मैंने बाहर कंपनी खोल ली, तो टैक्सेस कैसे काम करेंगे? तो अच्छा सवाल है अगर तुम ये सोच रहे हो। तो देखो यार, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन रेकमेंडेड ये है कि तुम्हें US गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन देनी है कि तुम जो भी प्रॉफिट्स हैं उस कंपनी के, तुम इंडिया में ट्रांसफ़र कर रहे हो और तुम इंडिया में टैक्स फाइल करोगे। रेकमेंडेड अप्रोच ये होती है, ये पॉसिबल है। अब तुम बोलोगे ये कहाँ पे जाके करूँ मैं, ये तुम्हारा CA करेगा ये तुम्हारा CA करेगा, ये क्लिक 1 2 3 4 नहीं है ये। तो फिर से रिपीट करता हूँ, तुमने US की गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दिया उनके पोर्टल पे कि ये जो मेरी कंपनी है तुम्हारे साथ, तुम्हारी कंट्री में, मैं प्रॉफिट्स इसके डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब सारे जो है, मैं अपने सारे प्रॉफिट्स मेरी कंट्री इंडिया में लेके जा रहा हूँ और मैं वहाँ टैक्स दूंगा। ये रेकमेंडेड अप्रोच होती है। तुम अपने CA से बात करना, वो तुम्हें समझा देगा कि ये काम पूरा कैसे करता है। एक और चीज़ जो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से स्केल पे जाना है, तुम हांगकांग या दुबई में एंटिटी खोल सकते हो। इसके और बेनिफिट्स हैं। हांगकांग और दुबई में टैक्स बहुत कम है, मतलब जो US में शायद 30-35% हो जाता है, 40% तक भी जाता है इन लॉट ऑफ केसेस। हांगकांग दुबई में शायद 5% है, या तो काफ़ी जोन उनके टैक्स फ्री भी हैं। तो दुबई हांगकांग में तुम टैक्सेस में बहुत पैसा बचा लोगे, ठीक है। तो लेकिन इसका डाउन साइड ये है, एक्सपेंसिव है, वन टाइम सेटअप कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है। लेकिन स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जाना मतलब बेटर होता है, अगर तुम ओवरऑल इस चीज़ के बारे में सोचोगे तो।
अब अगर तुम्हें हेल्प चाहिए टैक्सेशन से रिलेटेड, मैं क्या करूँगा, मैं नीचे अपने 2 रिकमेंडेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स के लिंक्स डाल दूँगा। तुम उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, तुम्हें कोई सर्विस लेनी है, तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम डायरेक्टली उन लोग से बात कर सकते हो। याद रखना, ये प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, इनके ऑलरेडी अच्छे बिज़नेसेस हैं और ये काफ़ी ई-कॉमर्स बिज़नेसेस के साथ काम करते हैं, स्पेशली जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड इवेंचुअली बहुत अच्छा स्केल कर जाते हैं। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप इन लोग से बात करो। एंड दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक ज़रूर करना। अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज योर कमेंट्स कीप मी गोइंग। दिस इज जस्ट माई वे टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। मज़ा आता है मुझे ये वीडियोस बना के, आप लोग से इंटरेक्ट करके, आपके कमेंट्स पढ़ के। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स करके बताना, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आप ऐसे ही सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और दैट्स इट यार, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।